हौसला बुलंद करके रास्ते पर चलते हैं, मकसद को मद्देनजर रखकर मेहनत करते हैं, मंजिल चाहे कितनी मुश्किल क्यों ना हो फिर भी हम पहल करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं नीरज गुप्ता पहल क्वालिटी सर्कल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम सब एसके मेटल मानेसर M1 में कार्यरत हैं। ये हमारे कंपनी के वैल्यूबल कस्टमर हैं। मारुति सुजुकी मोटरसाइकिल, सौमिक जेड, टाटा इंडिया, कृष्णा मारुति, बेंसोनिया। ये हमारे मेजर प्रोडक्ट्स हैं। फ्रेम सस्पेंशन, आर्म सस्पेंशन, पैनल डैश, फ्यूल टैंक फोर व्हीलर, फ्यूल टैंक टू व्हीलर। एक्सेल हाउसिंग, ये हमारे मेजर प्रोसेस है। रोबोटिक स्पॉट वेल्डिंग, हाई टिकट स्पॉट वेल्डिंग, रोबोटिक मिल वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीडी पेंटिंग, टीम वेल्डिंग, फ्यूल टैंक असेंबली। मशीनिंग। हमारी टीम का गठन 17 फरवरी 2023 को हुआ। हमने अधिकतर मीटिंग टू व्हीलर सेक्शन में की। हमारी जो मीटिंग का टाइम था वो 2 से 3 बजकर था और हमारी इसमें हमारी अटेंडेंस 95% तक रही। हमारी टीम के फैसिलिटेटर है मिस्टर शिव प्रकाश जी, माई सेल्फ एसके मनोज, एसके साजू, एसके नीरज, एसके दीपक। एसके जितेंद्र। अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इन 12 स्टेप्स को फॉलो किया है। स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की और ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद में टोटल 11 प्रॉब्लम निकल के आई। हम इस 11 प्रॉब्लम को एबीसी टाइप में कैटेगराइज किया। ये ए टाइप की प्रॉब्लम कौन सी होती है? ए टाइप की प्रॉब्लम वो होती है जिसमें हम सेल्फ डिसीजन लेकर उनको खुद का खुद सॉल्व करते हैं। और ये बी टाइप की प्रॉब्लम कौन सी होती है? बी टाइप की प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिसमें हम दूसरे डिपार्टमेंट का सहारा लेते हैं। और ये सी टाइप की प्रॉब्लम कौन सी होती है? सी टाइप की प्रॉब्लम वो होती है जिसको सॉल्व करने के लिए टॉप मैनेजमेंट की हेल्प की जरूरत है। रेटिंग के माध्यम से हमने देखा जो हमारी 11 प्रॉब्लम निकल के आई थी उसमें कस्टमर कंप्लेन को सबसे ज्यादा रेटिंग मिली हुई थी। ये तो हमारी कंपनी की जो कोर वैल्यूज है कस्टमर डिलाइट, इसके अगेंस्ट है। इसके लिए हमने इस पर काम करने का निर्णय लिया। स्टेप 2 प्रॉब्लम सिलेक्शन। प्रॉब्लम सिलेक्शन करने के लिए हमने कस्टमर लाइन कॉल का डाटा इकट्ठा किया और उसको ग्राफ में डाला। ग्राफ में डालने के बाद देखा हमारी जो सबसे ज्यादा लाइन कॉल आ रही थी वो फ्यूल टैंक टू व्हीलर में आई हुई थी। फिर हमने उसका पैरेटो एनालिसिस किया और देखा एक डिफेक्ट, सिर्फ एक डिफेक्ट जो लीकेज डिफेक्ट है वो हमारी लाइन कॉल्स को 91% तक कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये तो हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। तो साथ ही इसी के साथ में हमारा थीम निकल गया टू एलिमिनेट लीकेज इशू इन फ्यूल टैंक। स्टेप 3 डिफाइन द प्रॉब्लम। अब जरूरत है लीकेज इशू को माइक्रो लेवल पे समझने की। लीकेज क्या है, लीकेज कहाँ आती है, लीकेज कौन बताता है हमें इस लीकेज के बारे में? जैसा कि आप देख सकते हो फ्यूल टैंक हमारा सीट के नीचे माउंट होता है और वो कस्टमर उसको फ्यूल पंप की असेंबली करने के बाद उसका लीक टेस्टिंग करता है। लीक टेस्टिंग के दौरान वहां लीकेज का इशू मिलता है और यही लीकेज कहलाता है। इसे यही नहीं पकड़ सकते? नहीं, हम स्टैम्पिंग, वेल्डिंग, शावर पेंटिंग, असेंबली इंस्पेक्शन तो यहाँ पर करते हैं पर पंप की फिटिंग यहाँ नहीं करते। वो तो कस्टमर एंड पर होती है, तो इसलिए इसका डिटेक्शन भी कस्टमर एंड पर ही है। अगर इस तरह का लीकेज का पार्ट मार्केट में चला जाए तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा? अगर लीकेज वाली गाड़ी मार्केट में चलेगी तो उसमें आग लग सकती है। अरे भाई, इससे कोई जल सकता है, कोई मर भी सकता है। अरे भैया फिर इस टाइप की गाड़ी में क्यों लूं? इस तरह के लीकेज के पार्ट से मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? कस्टमर डिसैटिस्फाई होगा, वारंटी इशू बढ़ेगी वही का रिकॉल होंगे और साथ भी दोस्तों हमारी कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी इमेज डाउन होगी। फिर हमने पीडीसी एक्टिविटी को फॉलो किया और एक एक्टिविटी चार्ट बनाया। उसके तहत एक टारगेट लिया कि हम इस लीकेज डिफेक्ट को जीरो करेंगे। स्टेप 4 एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। हम इस प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के लिए हमारी जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम को चेक किया और हमारी जो प्रोसेस है बिल्कुल आज पर स्पेक चल रहा है। हमारा प्रोसेस तो एज पर स्पेसिफिकेशन चल रहा था बट फिर भी पॉसिबल कॉजेज को फाइंड आउट करने के लिए हमने फिशबोन डायग्राम की हेल्प ली जिसमें हमने मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल कवर किए। हमारा एक कॉज हो सकता है, मशीन भी तो कोस हो सकता है, मटेरियल भी एक कोज हो सकता है, कॉज तो मेथड भी हो सकता है। सभी पॉसिबल कोज को वैलिडेट करने के लिए हम वैलिडेट करेंगे। हमने मैन को चेक किया और मैन के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी हमें नहीं मिला। इसी तरह से हमने मशीन और मेथड को भी वैलिडेट किया, कोई हमें पॉसिबल कॉज नहीं मिला। इसी वजह से फिर हमने उसको आगे फॉरवर्ड किया मटेरियल की तरफ। मटेरियल में हमारा एक पॉसिबल कोज निकल के आया था सरफेस अनइवन। इसका हमें स्टेप बाय स्टडी करने की जरूरत थी। स्टेप बाय स्टडी में हमने एज पर ड्राइंग पार्ट को चेक किया। जो हमारे पार्ट की ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है कि हमें 72 mm पर फ्लैटनेस 0.5 के अंतर्गत चाहिए। हमने चेक किया और पाया कि हमारी फ्लैटनेस तो 0.5 के अंदर ही है। तो हमारा पार्ट तो इस पर ड्राइंग ओके है ना? पार्ट तो आज पर ड्राइंग ओके, बट कस्टमर इस एरिया में पंप को माउंट नहीं करता है। इसका मतलब ये 111 की डाया है, हमें यहाँ से 72 डाया तक का फ्लैटनेस चेक करना चाहिए। अब हमने 111 mm पे फ्लैटनेस को चेक किया। प्रोसेस वाइज चेक करने पे हमने ये पाया कि दो ऐसे प्रोसेस थे जहाँ पे हमारी फ्लैटनेस खराब हो रही थी।
जो हमारे प्रोसेस है स्टेट प्रोजेक्शन वेल्डिंग एंड डमी प्लेट फिक्सिंग। हमने डाटा को डीपली एनालिसिस किया, उसमें ये पाया गया और हमारी जो सरफेस अनइवन जो है बिल्कुल डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। इसके बाद हमारा एक पोटेंशियल कॉज निकल के आया है सरफेस अनइवन। इसके लिए हमने वाइव एनालिसिस किया। सरफेस अनइवन क्यों हो रहा था? प्रोजेक्शन वेल्डिंग के दौरान अनइवन हो रहा था। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में अनइवन क्यों हो रहा है? वहां पे वेल्डिंग हीट जनरेट हो रही थी। हीट क्यों जनरेट हो रही है? वो तो वेल्डिंग का प्रोसेस है। अरे भाई हीट क्यों जनरेट हो सर रही ये है? तो प्रोसेस कंसेंट था। अरे यहाँ से तो रूट कॉज निकल आया कि प्रोसेस कंस्ट्रेंट के कारण हमारा सरफेस अनइवन हो रहा है। तो यहाँ क्या करें? इसके लिए हम ये कर सकता है, जो हुई हीट की वजह से जो डाउन जा रहा है उसको हम रीस्टैक टूल के माध्यम से इसको अप कर सकते हैं। हाँ हाँ सही है सही है। इसके लिए हमने पहला काउंटर मेजर लिया। जैसे कि हम पहले प्रोडक्शन वेल्डिंग के बाद में रीस्टैक ऑपरेशन नहीं करते थे, तो हमने रीस्टैक ऑपरेशन को ऐड किया और जो हमारी फ्लैटनेस डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रही थी वो अब अपवर्ड डायरेक्शन में मेंटेन हो रही है। फ्लैटनेस तो हमारी डमी प्लेट के बाद भी हो रही है। इसके बाद सर हमने दोबारा वाइव एनालिसिस किया। डमी प्लेट के दौरान फ्लैटनेस खराब क्यों हो रहा? डमी प्लेट के बुश और होल ना वो अलाइन नहीं है। ये बुश और होल अलाइन क्यों नहीं है? बुश का डाया 6.5 लिया हुआ है। 6.5 क्यों लिया हुआ भाई? इसमें तीसरी टॉलरेंस कंसीडर नहीं की गई है। इसके पीछे का टॉलरेंस क्यों कंसीडर क्यों नहीं हुआ? ये एफएमए के टाइम में एडुकेट नहीं था एफएमए। इससे तो फिर ये रूट कॉज निकल के आ रहा है ना कि पुश डाया जो 6.5 mm का है वो हमारी फ्लैटनेस को खराब कर रहा है। तो फिर यहाँ क्या करें? इसके लिए जो डमी प्लेट की जो बुश की डाया है 6.5 है, इसको बढ़ा के कम से कम 8 mm करना चाहिए। हाँ हाँ सही है सही है सही है। इसके बाद हमने दूसरा काउंटर मेजर लिया। जो हम पहले बुश डाया 6.5 mm रखते थे, अब उसको हमने 8 mm कर दिया है। तो क्या हमने टारगेट अचीव किया? नहीं, अभी हम अपने डिफेक्ट को सिर्फ 90% तक कम कर पाए हैं। अभी हम टारगेट से शायद 1 कदम की दूरी पर है। इस टारगेट को और किस तरह अचीव करें? ऐसा करते हैं सारे लोग फिर से ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ऐसा करते हैं हमारा जो पिछले का जो काउंटर है उसको दोबारा जो हम उसको स्टडी करें। दोबारा माइक्रो लेवल पे टेस्टिंग करें। हम कस्टमर एंड पे ट्रायल करके देख सकते हैं। बिल्कुल, चलो हम गैम्बा करेंगे कस्टमर एंड पे। फिर हम कंफर्मेंट पर गए, वहां पर हमने स्वैप एनालिसिस किया। हमने ओके पंप को डिफेक्टिव टैंक में लगाया और पाया कि लीकेज तो अभी आ रही है। फिर हमने एनजी पंप को ओके टैंक में लगाया और देखा कि लीकेज नहीं आ रही है। फिर हमने इसको दोनों पार्ट लिए, फिर देखा क्या करें। अरे इसको एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें। फिर हमने एप्पल टू एप्पल कंपेयर किया और देखा कि ये जो पेंट की बूंदे हैं बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर स्टक हो रही है। शायद ये भी हो सकता है। फिर हमने कस्टमर एंड पे उनसे परमिशन ली, उनसे रिक्वेस्ट की, उस पेंट को वहीं साफ किया, कई पार्ट साफ किए, उन पार्ट को फिर कस्टमर एंड पे ट्राई किया, लीकेज टेस्टिंग की और देखा हमारा पार्ट तो ओके हो गया। हाँ, इसलिए ओके हो गया। उसके अंदर जो पेंट पार्टिकल्स है वो पार्टिकल पंप की जो गैस करता है उसमें फाउल कर रही होगी, इसलिए लीकेज आया होगा। ये पेंट बाउंड्री एरिया पे कैसे जा सकता है? उस शावर पेंट के दौरान पेंट अंदर चला जा रहा था। शावर से क्या दिक्कत होगी? जब हम मास्किंग का इंसर्शन करते थे तो मास्किंग थोड़ी शिफ्ट हो जा रही थी, मास्किंग क्यों शिफ्ट हो जाती है? क्योंकि उसका जो 72 mm का डाया था वो इनएडुकेट था। हमने डाया एडुकेट क्यों नहीं लिया? क्योंकि सर वो सेफर जोन साइड में कंसीडर पहले नहीं किया था डिजाइन के टाइम। यहाँ से रूट कॉज निकल कर आया, जो हमारा 72 mm का डाया मास्किंग का लिया हुआ है वो एज पर फिटमेंट लिया हुआ है, जो मैचिंग पार्ट है उसके अकॉर्डिंग लिया हुआ है। तो ये ना ये एडुकेट नहीं है, ये साइज इस पर देखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ क्या करें? इसके लिए हम ये कर सकते हैं, जो 72 mm का जो डाया है उसको बढ़ा के कम से कम 74 करना चाहिए। हाँ सही कह रहे हो साथी साहब, सही कह रहे हो। इसके बाद हमने थर्ड काउंटर मेजर लिया। जो हम पहले 72 mm की गैसकेट यूज करते थे उसे हमने 74 mm की गैसकेट कर दी। तो क्या हमने यहाँ पे टारगेट अचीव किया? यस। इस तरह हमने अपना ये टारगेट लीकेज का 0 अचीव कर लिया और अपनी जो कंपनी की कोर वैल्यूज है कस्टमर डिलाइट उसको भी अचीव किया। इस क्वालिटी सर्व करने के लिए हमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमें बीच में ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि पुरानी मास्किंग और नई मास्किंग मिक्स ना हो जाए आपस में। उसके लिए हमने जो पुरानी मास्किंग लाल कलर की थी वो नया मास्किंग हमने ब्लू कलर की मंगवाई। रीस्ट्राइक ऑपरेशन के लिए हमें प्रोजेक्शन में जगह नहीं थी, एक्स्ट्रा मैन पावर हमारी कंज्यूम होती। उसके लिए हमारे अगले ऑपरेशन जो वॉशिंग मशीन का था उसके आगे हमने मशीन को सेट कर ली और उसी ऑपरेटर से हमने मशीन चलवाई। हमें बुश डाया बढ़ाना था अपना, पर कस्टमर का इतना ज्यादा हाई वॉल्यूम था कि वो हम कर भी नहीं पा रहे थे। उसके लिए हमने सी शिफ्ट, संडे, हॉलीडेज को हमें इस्तेमाल किया। कुछ जगह चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, जैसे कस्टमर से डाटा कलेक्ट करना, कस्टमर और टीम मेंबर से कोऑर्डिनेट करना, कस्टमर के इरिटेटिंग नेचर को फेस करना और साथ ही साथ कस्टमर एंड पे जाके बार-बार ट्रायल्स और सिमुलेशन करना। उसके बाद हमने छोटे और बड़े लॉट को कस्टमर एंड पे ट्रायल के लिए भेजा तो ओके मिला। उसके बाद हमने अपना मास प्रोडक्शन भेजना स्टार्ट कर दिया।
ये तो सब ठीक है, पर इस पर रेगुलर में कुछ चेक लगाए हमने, रेगुलर में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसे? बिल्कुल लगाया हमने। जो फ्लैटनेस ओके किया उसके लिए हमने 100% पीडीए में चेकिंग चालू कर दिया, और डमी ट्रेड के जो बुस्टर डाया इंग्लिश की हमने ड्राइंग में चेंज कर दिया, और मास्किंग जो इम्प्रूव किया है डाया उसके लिए हमने वेल्डर पे डाई को चेंज किया। हाँ हाँ, ये सारे काम तो ठीक है। फिर हमने इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग की। जब हमारी इफेक्टिवनेस सही आ रही थी तो हमने स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एफएमई और कंट्रोल प्लान को रिवाइज किया, उसको कस्टमर को भी शेयर किया हमने। डेवलपमेंट किया। बिल्कुल किया है। आने वाले हमारे एक मॉडल था 35 और 35, दोनों मॉडल में हमने इसको हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट किया है। और ये मॉडल अभी लाइन पे चल रहे हैं। इस क्वालिटी का सर्कल करने के लिए हमने टूल्स और टेक्निक का सारे हैं, जो कि इस प्रकार है। PDCA चार्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोसेस फ्लो, रेडो चार्ट, बार ग्राफ, फिशबोन डायग्राम, वाई एनालिसिस, 3G कैमरा, सिमुलेशन स्टडी, कुछ इंटेंजिबल बेनिफिट हुए, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ी, प्रोसेस नॉलेज बढ़ी, हमारी टीम स्पिरिट बूस्ट अप करी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बढ़ा। स्किल इंप्रूव हुआ, और साथ ही साथ में एक और इंटेंजिबल बेनिफिट हुआ, हमें बेस्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट का अवार्ड मिला कस्टमर से। यहाँ से हमारा कस्टमर हैप्पी हुआ। जो हमारे कस्टमर की कोर वैल्यूज है, जो हमारी कंपनी की कोर वैल्यूज है, कस्टमर डिलाइट, उसको हमने अचीव कर लिया। कस्टमर को भी लोहा बनवा दिया, उसने हमें बेस्ट क्वालिटी अवार्ड से सम्मानित किया। कुछ टेंजिबल बेनिफिट्स भी मिले। जब हमने उसको स्टडी किया टेंजिबल बेनिफिट्स को, तो हमने पाया कि जो हमारी ईयरली सेविंग है वो 11 लाख रुपए आ रही है। इस एक्टिविटी प्लान को हमने तय समय पर अपना पूरा कर लिया। और दोस्तों, क्वालिटी सर्कल एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए हमने अपना क्वालिटी सर्कल, अगला क्वालिटी सर्कल का चयन भी कर लिया है, टू एलिमिनेट डेंट्स एंड स्क्रैचेस इन YWD एक्सेल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारी कंपनी ESG की तरफ पहल कर रही है, तो मैं अपनी टीम की तरफ से एक सोशल मैसेज देना चाहूंगा। जंगलों को काटकर ये कैसा कहर ढा रहे हैं, जंगलों को काटकर ये कैसा कहर ढा रहे हैं। शहर जैसा एक जानवर, शहर जैसा एक आदमखोर जानवर पैदा किए जा रहे हैं। आओ सब मिलकर पेड़ लगाएं, आओ सब मिलकर पेड़ लगाएं, इस धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाएं। You have done the changes also, push die, increase, strike operation and why you don't go to design development, उनका contact क्यों नहीं गया या उनका input क्यों नहीं आया? मारुति सुजुकी इंजीनियरिंग का सहारा भी इम्पोर्टेंस का पता नहीं था वहाँ पर। एक्चुअली सर वो ना डमी प्लेट तो ये मास्किंग का ही काम करती है, तो ये तो मास्किंग ही है, तो मुझे पिछली टॉलरेंस कंसीडर करना उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता था कि वो मास्किंग भी तरह इम्पैक्ट कर सकती है, जो फ्लैटनेस और लीकेज मालवे को भी। क्या वो कस्टमर ने अप्रूव किया है? हाँ सर, हमने कंट्रोल चालू कर दिए, कस्टमर को भी शेयर किए। इसे और जो नेक्स्ट ड्राइंग थी ना, उसमें जो मॉडल्स हमने यहाँ पे क्रिएट किया, उसमें ड्राइंग को चेंज किया। वो कस्टमर ड्राइंग में टमाटर्स बढ़ा के दिया, 72 + 2 mm की जैसे कम्युनिकेशन बढ़ी है, हमारी रिलेशनशिप बढ़े हैं और कस्टमर से अवार्ड मिला है। जो हमारी कंपनी की कोर वैल्यूज है उसको हमने अटेन कर लिया है, उसको अचीव कर लिया है। कुछ रिलेशनशिप्स भी बढ़े हैं कस्टमर से। वो जो सारी एक्टिविटी की है, तो इन सबकी भी सहायता ली है हमने। हमारी जो टीम स्पिरिट है वो भी बढ़ी है। 11 लाख रुपए किया। थैंक यू। Thank you.